हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम इन विच आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट प्रोडक्टिविटी, decomposition, and the third functional aspect of ecosystem, that is energy flow, and that I will discuss today. तो बेसिकली यहाँ पे देर आर मेनली 4 functional aspects of the ecosystem. Number 1 is productivity, number 2 is decomposition, number 3 is energy flow, and number 4th is right nutrient cycling. So now I am going to discuss in detail about energy flow. Ecosystem में energy flow कैसे होता है और energy flow क्या है? Is that clear to all of you? अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें, दिस इज द सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है? सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे आप एनर्जी फ्लो कहते हैं। सो टुडे आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एनर्जी फ्लो। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स रिलेटेड टू द एनर्जी फ्लो, जैसे कि इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में जो एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि एनर्जी फ्लो जो होता है वो हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल में होता है। Are you getting or not? Suppose that herbivorous animals feed on plants or the producers. तो प्रोड्यूसर से एनर्जी जाएगी हर्बीवोरस के पास, बट इट कैन नेवर बी रिवर्स। इट मींस दैट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं एनर्जी फ्लो से रिलेटेड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहां पे पूछा जाता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना पार्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में आता है? लगभग 50% आता है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंटेज लगभग प्लांट्स जो है क्या करते हैं? प्लांट्स जो है ट्रैप कर लेते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 10%। इज दैट क्लियर? या ऐसे भी पूछ सकता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का कितना परसेंट प्लांट जो है ट्रैप कर लेते हैं, दैट इज 1 to 5%। ये कुछ डाटा भी है जो एग्जाम में आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी बाकी अदर टॉपिक्स की तरह। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले एनर्जी फ्लो देखिए, सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी भी, एक बात ध्यान रखना, एनर्जी कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में परमानेंटली नहीं रहती है। यहां पे इस एनर्जी फ्लो में भी आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। यहां पे दोनों लॉ ही एप्लीकेबल है। एनर्जी कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में परमानेंटली ट्रैप नहीं रहती है, वो कभी ना कभी उसको फ्री करेगी ही करेगी, चाहे उसकी डेथ के बाद ही क्यों ना करे। और वो एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है, एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो एनर्जी कभी भी ट्रैप नहीं रहती है, इसलिए यहां पे एनर्जी की मूवमेंट हमेशा टेक प्लेस करती है। तो यहां पे सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मूवमेंट होती रहती है, उसके सिक्वेंशियल प्रोसेस को आप एनर्जी फ्लो कहते हैं इन एन इकोसिस्टम थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, राइट? एक इकोसिस्टम में सिक्वेंशियल एनर्जी फ्लो होती है, आर यू गेटिंग और नॉट? थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू कॉल्ड एनर्जी फ्लो। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन होता है दैट इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम आप देखते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोसिस्टम जो है, इस इकोसिस्टम के फंक्शनिंग होने के लिए सबसे बड़ा एसेंशियल क्राइटेरिया होता है कि वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। हमारी जो कंप्लीट अर्थ है, हमारा जो कंप्लीट प्लेनेट है, उस पे सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, तो उसका होना कंपलसरी है। अगर सन नहीं होगा, सन जैसी सेलेस्टियल बॉडी नहीं होती, तो पृथ्वी का यानी कि अर्थ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, उस पे कोई लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इसका होना कंपलसरी है। अल्टीमेट एनर्जी सोर्स on earth on this planet is sun. Are you getting? इसके अलावा of the incident solar radiation less than 50% photosynthetic active radiation, इसे आप photosynthetic active radiation कहते हैं।
एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। यू नो, सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन है वो सारी रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए काम की नहीं है, फूड सिंथेसिस के लिए काम की नहीं है। उसका लेस देन 50% फोटोसिंथेसिस के लिए राइट इस्तेमाल किया जाता है। वो 50% से भी कम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लायक है। अदरवाइज तो पूरी की पूरी रेडिएशंस का प्लांट जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये डाटा आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50%। यहां पे इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन को, मोर देन 50%, राइट। बट आपको याद रखना है लेस देन 50% सोलर रेडिएशन, राइट। PAR होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। इसके बाद प्लांट जो है कैप्चर करते हैं 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। टोटल सोलर रेडिएशन का प्लांट 1 to 5% ही कैप्चर कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए राइट कितने परसेंट सोलर रेडिएशन राइट मतलब एक्टिव है, फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव रेडिएशन है, दैट इज 50%। लेकिन टोटल सोलर रेडिएशन का प्लांट्स जो है 1 to 5% ही कैप्चर कर पाते हैं, और वो 1 to 5% इज मोर देन इनफ फॉर एंटायर इकोसिस्टम। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। ये डाटा आप लिख लिख के याद करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रहे। अगर आपसे पूछा जाए इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंट, यू विल से 1 to 5%। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का कितना परसेंट, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50% होता है टोटल सोलर रेडिएशन का। अब उस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का कितना परसेंट राइट प्लांट्स जो है ट्रैप करते हैं, ये डाटा आपको याद रखना है। तो ये जो ऊपर वाला बताया ये 1 to 5% ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ऐसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 10% ऑफ PAR। Plants can trap 2 to 10% of photosynthetic active radiation, 1 to 5% of solar radiation, and total जो PAR होती है total solar radiation में, that is less than 50%। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ऐसे ही एक और डाटा यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखा होगा आपने, जो मैंने पढ़ाया आपको प्रोडक्टिविटी में, तो प्लांट में GPP होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कितने परसेंट एनर्जी ट्रैप करता है और उसमें से कितना परसेंट रेस्पिरेटरी लॉस में वो निकाल देता है, ये भी डाटा पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस में जो प्लांट्स निकालते हैं वो 0.2 से 1% ऑफ सोलर रेडिएशन। दिस डाटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी लॉस में कितना, ये भी आपको याद रखना है, 0.2 से 1% ऑफ सोलर रेडिएशन, नॉट PAR, ऑफ सोलर रेडिएशन। ऑफ सोलर रेडिएशन का कितना, 0.2 से 1%, 0.2 से 1%, 0.2 से 1% रेस्पिरेटरी लॉस में प्लांट्स जो है निकाल देते हैं। एनर्जी इन NPP, तो NPP में कितनी एनर्जी बचती है, 0.8 से 4%। देखो इसको कैलकुलेट कर लो ना आप, इसमें से इसको माइनस कर दो, यू विल गेट द NPP। टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंट प्लांट कैप्चर करते हैं, 1 to 5%। यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए इतना कैप्चर कर लेते हैं, 1 to 5%। अब इसमें से कितना रेस्पिरेटरी लॉस में निकला, 0.8 से लेके 0.2 से लेके 1% रेस्पिरेटरी लॉस में निकला। तो 0.2 को 1 to 5% में से 0.2 से 1% को निकालोगे तो ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है, GPP में, और ये रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें से 1 to 5% में से अगर 0.2 to 1% ऑफ सोलर रेडिएशन को माइनस करते हैं आप, यू विल गेट द आंसर ऑफ NPP। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ये जो डाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको आपके मॉड्यूल में, आपके क्वेश्चन बैंक में या आपकी क्विज में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहे। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप परमानेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म। एनर्जी कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में परमानेंटली ट्रैप नहीं हो पाती है। जैसा कि आप जानते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एनर्जी परमानेंटली ट्रैप नहीं होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। एनर्जी ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल
और पास टू डेट्रिटस आफ्टर डेथ। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में या तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है या फिर डेट्रिटस की फॉर्म में पास होती है आफ्टर इट्स डेथ, बट वो कहीं ठहरती नहीं है। एनर्जी कभी भी कहीं नहीं ठहरती, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। एनर्जी जो है परमानेंटली एक जगह कभी नहीं रहती है, वो ट्रांसफर होती रहती है, कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। थर्मोडायनेमिक्स लॉ एप्लीकेबल है इसके लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पे हर्बीवोरस किसको फीड करते हैं? प्रोड्यूसर्स को। एंड देयर पार्ट्स ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन डाइजेशन एंड एसिमुलेशन। हर्बीवोरस फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स को, राइट? और जितना भी वो प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं, क्या वो प्रोड्यूसर से मिलने वाली सारी एनर्जी को अपने पास रख लेते हैं? तो जवाब है नहीं, राइट? क्योंकि कुछ एनर्जी को वो एसिमुलेशन में वेस्ट कर देता है, डाइजेशन में वेस्ट कर देता है, रेस्पिरेशन में वेस्ट कर देता है। तो एज इट इज सारी एनर्जी को जो भी आप फीड कर रहे हो, प्लांट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो, एनिमल्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो मीट खाते हैं, मीट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, वेजिटेरियन है तो प्लांट प्रोडक्ट आप खाते हैं, तो क्या उनसे मिलने वाली सारी एनर्जी को आप अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हो? नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस में भी आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एसिमुलेशन प्रोसेस में भी आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और अगर कोई एक्टिविटी करोगे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, रेस्पिरेशन में भी आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो सारी एनर्जी को आप अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, एनर्जी को निकालेंगे ही। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये पॉइंट भी समझने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके बाद एक वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी बिकम पार्ट ऑफ हर्बीवोरस बॉडी। तो कहने का मतलब यह है कि एट द एंड, राइट, आप पूरी जिंदगी खाते रहते हैं। अगर आपकी पूरी लाइफ का फूड का वेट किया जाए कि अपनी पूरी लाइफ में कितना फूड खाया, तो क्विंटलों के हिसाब से वजन आ जाएगा। क्या वो क्विंटलों के हिसाब से वजन आपकी बॉडी में है? नहीं है। क्या वो एनर्जी सारी की सारी आपकी बॉडी में है? नहीं है, क्योंकि आप एसिमुलेशन और डाइजेशन जैसे प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी को निकालते ही निकालते हो। आपके पास बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी रह जाती है। आगे आके मैं 10% लो जो कि लिंडमैन ने दिया था वो भी बताऊंगा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती है। 10% लो बोलते हैं। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस लो। ये आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है एनर्जी का हर्बीवोरस की बॉडी में रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हर्बीवोरस ईटन बाय प्राइमरी कार्निवोरस। उसके बाद उन हर्बीवोरस को कार्निवोरस ईट करेगा, तो कार्निवोरस में और एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, और कम एनर्जी जाएगी। अगर आप एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से बात करें, तो प्रोड्यूसर से बात करें, लेटर बाय सेकेंडरी कार्निवोरस एंड सो ऑन। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, नेवर बी बाई डायरेक्शनल, नेवर बी रिवर्स, दिस इज ओनली ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। तो यहां पे देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसे है। सोलर रेडिएशन, प्रोड्यूसर्स लेते हैं एनर्जी, प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं हर्बीवोरस, वहां पे एनर्जी जाती है। हर्बीवोरस को कार्निवोरस फीड करते हैं, उसके बाद एनर्जी वहां जाती है। तो एनर्जी का ये जो मैंने आपको एक बताया है, आपको एक फ्लो चार्ट, ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद देखते हैं फूड चेन के बारे में। व्हाट इज फूड चेन एग्जैक्टली? इज इट क्लियर? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द फूड चेन। फूड चेन का मतलब ये है, ये एक सीक्वेंस है। You can say this is the sequence of organism, और ये सीक्वेंस हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। फूड चेन में, फूड चेन एक वो सीक्वेंस है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो ये दिखाता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और डिकम्पोजर्स पे खत्म हो जाती है। याद रहे, प्रोड्यूसर से स्टार्ट इसलिए होती है कि प्रोड्यूसर सनलाइट को, एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, फिर उसको हर्बीवोरस फीड करते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस। अब टॉप कार्निवोरस को तो कोई खाने वाला होता नहीं है, ये आपको बताया मैंने। तो वो वो जो है, जब उनकी बॉडी डेड हो जाएगी तो उनके ऊपर डिकम्पोजर्स फीड करेंगे, फिर डिकम्पोजर्स में जाएंगे वो, है ना। कैसी सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड चेन हो, प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है हमेशा फूड चेन और खत्म होती है डिकम्पोजर पे। इट कैन ऑल्सो फ्रेम इन योर नीट एग्जाम,
right? So this is the sequence of organisms which start from producers and on decomposers, जो कि decomposers पे end हो जाती है. Is that clear? और यहाँ पे this sequence can show the interdependency for food. एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या इंटरडिपेंडेंसी है. लिसन केयरफुली. फूड चेन लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है. स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जैसे कि मैंने बताया ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, राइट, एंड एंड्स विद डिकम्पोजर्स. और किस पे एंड कर जाती है? डिकम्पोजर्स पे एंड कर जाती है. ईच स्टेप ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. और हर स्टेप में जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है उस हर एक स्टेप को आप ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. तो ईच स्टेप ऑफ फूड चेन वेयर एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, फूड चेन का हर स्टेप जहां पे एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस करती है, दैट यू कॉल ट्रॉफिक लेवल. तो ये आपको याद रखना. कोई आपसे पूछे व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, यू विल गिव द आंसर. Each step of energy transfer in food chain, each step of energy transfer in food chain, each step of energy transfer in food chain, that you call trophic level. Are you getting or not? So this is about food chain. अब यहाँ पे food chain कितने टाइप की है ये आपको पता होना चाहिए. Mainly there are 3 types of food chain: grazing food chain, detritus food chain, parasitic food chain. Grazing food chain को आप predator food chain भी कहते हैं. डेट्रिटस फूड चेन को आप सेप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं. पैरासाइटिक फूड चेन को आप ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं. तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं. कभी कभी वो फूड चेन के डिफरेंट नाम भी दे देता है कि प्रेडेटर फूड चेन, लेकिन आपको तो ग्रेजिंग फूड चेन पता है, राइट. तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए. कभी कभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं बच्चों के लिए. इकोलॉजी जो है ये जो मतलब मार्क्स ओरिएंटेड पोर्शन है आपका, और इससे नीट में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा पोर्शन है. तो ये आपको अच्छे से याद करना है. बहुत ही आसान पोर्शन है इकोलॉजी और आसानी से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं. ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है. तो बशर्ते आपको ये अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन और प्रेडेटर फूड चेन भी बोलते हैं इसको. डेट्रिटस फूड चेन और सेप्रोफाइटिक फूड चेन भी बोलते हैं इसको. तीसरा है पैरासाइटिक फूड चेन और इसको आप ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं जीएफसी यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन की. तो ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स. ग्रेजिंग फूड में तीनों ही आते हैं. याद रहे, ये बात आपको याद रखनी है कि ग्रेजिंग फूड में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स तीनों आएंगे. सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सच फूड चेन, ऐसी फूड चेन का अल्टीमेट सोर्स एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बोला अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम इज सन. और ऐसी फूड चेन का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भी सन ही है. ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पे 2 टाइप की है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन और जी एक्वेटिक फूड चेन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन. वन इज टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड अनदर इज एक्वेटिक फूड चेन. इसके बाद टेरेस्ट्रियल फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? यानी कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो लैंड पे है, लैंड एनिमल्स में जो देखी जाती है. तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आपका आता है, जैसे सपोज दैट ग्रास को फीड करता है ग्रास ओपर को फ्रॉग. ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. फ्रॉग को फीड करते हैं स्नेक और स्नेक को फीड करता है ईगल. तो ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन को शो कर रहा है. तो ग्रास यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर, उनको फीड करता है फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट. सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर फीड करता है स्नेक, और टर्सरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस फीड करते हैं. ईगल इज टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर. वहीं एक्वेटिक फूड चेन देखिए, एक्वेटिक फूड चेन में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. उनको फीड करता है प्राइमरी कंज्यूमर जो जिसको आप जूप्लैंक्टन कहते हैं, और जूप्लैंक्टन्स को फीड करता है सेकेंडरी कंज्यूमर. इज दैट क्लियर? तो उसको आप स्मॉल फिश कहते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस है, लार्ज फिश, वो स्मॉल फिश पे फीड कर जाती है. ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन. कुछ और मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ग्रेजिंग फूड चेन से रिलेटेड. जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में पूछने के लिए कि मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी ऑन इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन और इन ग्रेजिंग फूड चेन. सॉरी, हाँ, ग्रेजिंग फूड चेन में
टेरेस्ट्रियल फूड चेन में मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी कौन है, ये आपसे पूछने के लिए आ सकता है। या एक्वेटिक फूड चेन में मेजर कंड्यूट ऑफ फूड चेन कौन सा है, ये आपसे पूछने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है जी। देखो इसके बाद देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जीएफसी जो है, ग्रेजिंग फूड चेन इज मेजर, ये आपको लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम। इज मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी है वो जीएफसी है। ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर का जो मेजर सोर्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दैट यू कॉल्ड जीएफसी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी है, राइट, दैट इज डीएफसी, डेट्रिटस फूड चेन। याद रखना आपको ये। तो यहां पे साथ के साथ मैं ये भी लिख देता हूं, ये जीएफसी इज मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक फूड चेन। दूसरा, डीएफसी इज मेजर, दिस इज मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी है दैट इज डीएफसी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी है दैट इज जीएफसी। इज दैट क्लियर? जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम and DFC is major conduit of energy in terrestrial ecosystem. Are you getting or not? ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। These two questions are very important for your exam point of view. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। Is that clear? इसके बाद बात करते हैं, देखिए listen carefully। इसके बाद हम बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन की। तो जो डेट्रिटस फूड चेन है, दिस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्रिटस। तो फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, दैट यू कॉल ग्रेजिंग फूड चेन। फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेट्रिटस, यानी कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो फूड चेन स्टार्ट होती है उसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट्रिटस को फीड करता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को फीड करती है स्पैरो, और स्पैरो को फीड करता है ईगल। ये डेट्रिटस फूड चेन हो गई। एक बात आपको और याद रखनी है, यहां पे डेट्रिटस को फीड करता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को फीड करती है स्पैरो, और स्पैरो को फीड करता है ईगल। आर यू गेटिंग और नॉट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है, यहां पे ग्रेजिंग फूड चेन में या डेट्रिटस फूड चेन में, राइट, हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनिमल्स का साइज बड़ा होता है, लोअर ट्रॉफिकल लेवल पे एनिमल्स का साइज छोटा होता है।
तो यहां पे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जनरली साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज। ये बात आपको याद रखनी है। दिस कैन ऑल्सो फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। इन GFC एंड DFC, GFC और DFC में साइज इंक्रीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ता जाएगा। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट GFC एंड DFC। ऐसी तीसरी जो थर्ड वन है जिसको आप बोलते हैं पैरासाइटिक फूड चेन या ऑक्सिलरी फूड चेन। नाम याद रखिएगा, ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं इसको। तो अनदर वन इज पैरासाइटिक फूड चेन या फिर ये कहिए ऑक्सिलरी फूड चेन। तो पैरासाइटिक फूड चेन या ऑक्सिलरी फूड चेन क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो पैरासाइटिक फूड चेन की अगर हम बात करें तो पैरासाइटिक फूड चेन, ये जो फूड चेन है, राइट, ये फूड चेन में जैसे मैंने बताया GFC और DFC में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन का मतलब ये है वो फूड चेन जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और एंड होती है पैरासाइट्स पे। तो याद रहे, दिस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है एंड एंड्स एट पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स पे एंड करती है। तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और पैरासाइट्स पे एंड हो जाती है। और इस फूड चेन की खास बात यह है, इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, यहां पे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में, इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म साइज, जो ऑर्गेनिज्म का साइज है, ऑर्गेनिज्म साइज इज रिड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म का साइज रिड्यूस कर जाता है, रिड्यूस द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इन पैरासाइटिक फूड चेन। आर यू गेटिंग और नॉट? फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रोड्यूसर, एक ट्री है, ट्री बहुत बड़ा होता है, उस ट्री पे काफी सारे स्मॉल बर्ड्स हैं, सपोज दैट, क्या है, स्मॉल बर्ड्स फीड करते हैं ट्री पे। इज दैट क्लियर? उस ट्री पे सपोज दैट स्पैरो फीड करती है या कोई भी बर्ड फीड करता है, और उस बर्ड्स पे फीड करते हैं, राइट, जैसे कि लाइस, लाइस जो है पैरासाइट्स है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या बग्स, या बग्स और लाइस पैरासाइट है। देखिए, लाइस और बग्स का जो साइज होता है बहुत छोटा होगा। इज दैट क्लियर? वही ट्री का साइज बड़ा है। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में साइज घटता जा रहा है। ये कैरेक्टर है पैरासाइटिक फूड चेन का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। इसी के साथ फूड चेन इज डन। माय नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए फूड वेब। जैसे कि मैंने आपको फूड चेन बताया, राइट, फूड चेन जो होती है वो नेचर में रेयरली एग्जिस्ट करती है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि फूड चेन में, एक पर्टिकुलर फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही फीड करेगा, उसके अल्टरनेट सोर्स हो सकते हैं। तो वहां पे फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल भी बदल सकता है, राइट। तो फूड चेन रेयरली एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन नेचर। और ये जो फूड चेन्स होती हैं काफी सारी, ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। Is that clear? The interconnection or the network of the food chain, different food chains जो होती है वो interconnection हो सकती है, interconnected हो सकती है। एक particular organism can be the part of grazing food chain and can be the part of detritus food chain। तो ऐसे केस में यहाँ पे फूड चेन के बीच में कनेक्शन डेवलप हो जाता है, तो ये इंटरकनेक्टेड हो जाती है। तो इंटरकनेक्शन बिटवीन फूड चेन दैट मेक ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन दैट यू कॉल्ड फूड वेब। So you can simply define the food web. This is the network of food chains. Are you getting or not? So now I'm going to discuss in detail about food web. तो देखिए food web क्या है। देखिए यहाँ पे network of, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, I already told you about this, network of interconnected food chains at different trophic levels।
ये जो फूड चेन्स होती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे कनेक्टेड होती है और इस नेटवर्क को आप फूड वेब कहते हैं। इन ए बायोटिक कम्युनिटी दिस इज कॉल्ड फूड वेब। नेक्स्ट पॉइंट, detritus food chain may be connected with grazing food chains at some level। कहीं कहीं पे detritus food chain ग्रेजिंग फूड चेन से भी कनेक्टेड हो सकती है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेट्रिटस फूड चेन का पार्ट है, मे बी कैन फीड इन ग्रेजिंग फूड चेन ऑल्सो। तो वहां पे वो ऑर्गेनिज्म दोनों चेन का पार्ट हो गया, डेट्रिटस का भी और ग्रेजिंग फूड चेन का भी। तो वहां पे एक इंटरकनेक्शन डेवलप हो गया, दैट डेवलप ए नेटवर्क, और उस नेटवर्क की वजह से फूड वेब डेवलप हो जाती है। इसके बाद एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अल्टरनेट फूड सोर्स। नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर फूड सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो पूरी लाइफ उसी फूड सोर्स को कंज्यूम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उनके फूड सोर्स अल्टरनेट हो सकते हैं। वो अल्टरनेट फूड चेन सोर्स जो है किसी अदर फूड चेन के पार्ट्स हो सकते हैं। सपोज दैट एक फूड सोर्स जो है ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट है, दूसरा फूड सोर्स जो है डेट्रिटस फूड चेन का पार्ट है, तो वहां पे उस ऑर्गेनिज्म ने एक इंटरकनेक्शन को डेवलप कर दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा अल्टरनेट फूड सोर्स होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अल्टरनेट फूड सोर्स in ecosystem, so linear food chains rarely exist। as I already told you कि यहाँ पे जो सिंपल फूड चेन है, राइट, लीनियर फूड चेन रेयरली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फूड सोर्स हो सकते हैं। वो अल्टरनेट फूड सोर्स पे फीड कर सकता है। इसके बाद एनी एनिमल गिव द प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर प्रे बट कैन ऑल्सो ईट अदर प्रे। यू नो, ये टेस्ट टू टेस्ट डिपेंड करता है। अगर हम अपने टेस्ट की बात करें, ह्यूमन बीइंग के टेस्ट की बात करें, सबका टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को नॉनवेज खाना पसंद है, सो दे फीड ऑन हर्बीवोरस। कुछ लोगों को वेज खाना पसंद है, दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स प्लांट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे टेस्ट भी आ जाता है। हमें जो चीज का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा, हम उस फूड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। इज दैट क्लियर? आपने भी देखा होगा कि हमारे फूड में भी कितने वेरिएशन होते हैं। कंट्री टू कंट्री, स्टेट्स टू स्टेट्स फूड सोर्स वेरी करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? पूरे इंडिया में इतना वेरिएशन है, बाकी अदर कंट्रीज में वेरिएशन है। क्या सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसा फूड खाते हैं? नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑक्युपाई होने वाले ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। सबका टेस्ट अलग अलग है, सबकी प्रेफरेंस अलग अलग है। लेकिन कभी कभी अगर कोई वो प्रेफरेंस नहीं मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कि वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसके पास फूड सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी दूसरे फूड सोर्स को फीड करना स्टार्ट कर देगा। जो भी नेचर में फ्री फॉर्म में उसको मिलेगा वो उसको खाना स्टार्ट कर देगा। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे फूड चेन जो लीनियर फूड चेन है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। डिफरेंट फूड चेन में एक इंटरकनेक्शन डेवलप हो जाता है भाई। इसके बाद अकरेंस ऑफ फूड वेब्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। यू नो, जितनी कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगी, राइट, उतनी ज्यादा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, उतनी ज्यादा उस इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी होगी। मैं आपको डेविड टिलमन के बारे में बताऊंगा बायोडाइवर्सिटी में। इज दैट क्लियर? तो वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी बायोटिक कम्युनिटी तभी सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है जब वहां पे फूड वेब डेवलप होती है। अगर फूड वेब नहीं है, एक सिंपल फूड चेन है, लीनियर फूड चेन है, तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। ऐसा जो फूड चेन है वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो कहीं ना कहीं फूड वेब पे भी डिपेंड करती है। याद रहे आपको, one animal may feed upon organism of different trophic level। as I already told you कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को फीड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, स्नेक कैन फीड ऑन माइस। माइस क्या है बेटा? हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। बॉटम पे आप प्रोड्यूसर्स को रखते हैं, सेकंड नंबर पे हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस आते हैं, कार्निवोरस के बाद सेकेंडरी कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। इस तरीके से लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे स्नेक अगर हर्बीवोरस को फीड करता है तो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ गया? देखो,
अगर स्नेक जो है हर्बीवोरस को फीड करता है, हर्बीवोरस जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है उसको अगर फीड करता है तो स्नेक थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाता है। वहीं अगर स्नेक फ्रॉग को फीड करता है तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे भी एनिमल्स फीड कर सकते हैं, ये बात याद रखना। स्नेक का एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया। स्नेक को अगर स्नेक माइस को फीड करता है तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाता है। स्नेक अगर फ्रॉग जो कि कार्निवोरस है ऑलरेडी उसको फीड करेगा तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा। तो ट्रॉफिक लेवल बदल जाता है क्योंकि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को फीड करते हैं एनिमल्स। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल है स्पैरो। एक चिड़िया जो है जब सीड को फीड करती है तो वो बन जाती है क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन अगर वही वो इंसेक्ट को फीड करेगी तो बन जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पे एक पर्टिकुलर एनिमल डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को फीड करता है। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को फीड करने की वजह से, अल्टरनेट फूड सोर्स की वजह से, राइट, यहां पे फूड चेन में एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, फूड चेन का एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है। इस नेटवर्क को फूड वेब कहते हैं। और किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के लिए, किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए फूड वेब इज वेरी एसेंशियल। वो इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने का काम करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट फूड वेब। नेक्स्ट इज परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी कहते हैं। इस लॉ को जो दिया पहली बार 1945 में लिंडमैन या लाइंडमैन भी कुछ लोग बोलते हैं। तो लिंडमैन ने 1942 में परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दिया। इनके अकॉर्डिंग माना यह जाता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी अदर एक्टिविटीज में निकल जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? यहां पे 90% एनर्जी अदर एक्टिविटीज में निकल जाती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। दिस लॉ वाज गिवन बाय लिंडमैन इन 1942। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड 10% लॉ, क्योंकि अगले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट ईच ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% ट्रांसफर करता है, इज एक्चुअली अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक लोअर ट्रॉफिक लेवल के पास नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए सिर्फ 10% एनर्जी होती है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वाले के पास 10% होती है। इज दैट क्लियर? एंड सो ऑन। तो यहां पे एक लोअर ट्रॉफिक लेवल के पास अगले के लिए सिर्फ 10% एनर्जी होती है, 90% एनर्जी वो अदर एक्टिविटीज में निकाल देता है। When herbivores eat plant only fix 10% of energy, अगर herbivores प्लांट पे फीड करते हैं सिर्फ 10% एनर्जी फिक्स करते हैं, बाकी 90% एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है इन इंजेक्शन, रेस्पिरेशन, होमियोस्टेसिस एंड अदर एक्टिविटीज। तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में एनर्जी इस्तेमाल होती है, 90% एनर्जी वहां पे कंजर्व हो जाती, वहां पे कंज्यूम हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही बचती है। ये वही वाली बात हो गई, राइट? अगर यू वांट चिकन, एक पोल्ट्री फार्म में जाइए, अगर आपको चिकन खाना है तो वहां पे जो चिकन का वेट है, सपोज दैट अगर उस चिकन का वेट 2 किलो है तो उसको लगभग 20 किलो चारा खिलाना पड़ेगा, राइट? आर यू गेटिंग और नॉट? 20 किलो ग्रेन्स खिलाने पड़ेंगे उसको 2 किलो चिकन लेने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? तब जाके 20 से 25 किलो उसको ग्रेन्स खिलाइए आप, उसके बाद जाके वो कहीं 2 किलो का या 1 किलो का चिकन आपके लिए तैयार होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये बात हर जगह एप्लीकेबल है। 10% लॉ भी ऐसी ही कुछ बात कहता है। तो यहां पे रेजिडुअल एनर्जी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली विद 2 to 3 ट्रॉफिक लेवल। अगर यहां पे एनर्जी सिर्फ अगले ट्रॉफिक लेवल में 10% ही जाती है तो ड्रास्टिकली ये जो है डिक्रीज होती जाएगी भाई। सबसे जो लोअर लेवल पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी लेकिन टॉप लेवल पे सबसे कम होगी, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है एनर्जी। ये बात आपको याद रखना है। एज रिजल्ट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। तो अगर आप देखें, अगर एनर्जी ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, if the energy will decrease according to the successive trophic level, then there will be very limited energy for ecosystem. Is that clear? So then as a result an ecosystem can only support
लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। अगर एनर्जी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है तो इकोसिस्टम लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स को सपोर्ट करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे घटती जाती है। तो ये बात ये भी कहती है कि इकोसिस्टम जो है सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स को सपोर्ट करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद रेस्पिरेटरी लॉस ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ऐसे ही जैसे जैसे देखिए, एक पॉइंट मैंने बताया आपको, यहां पे एनर्जी डिक्रीज होती है, सिर्फ अगले ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी जाती है। रेस्पिरेटरी लॉस जो है यहां पे इंक्रीज होता जाता है। एनर्जी डिक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी लॉस जो है वो इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे रेस्पिरेटरी लॉस ग्रेजुअली इंक्रीज इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। याद रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेस्पिरेटरी लॉस ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। रेस्पिरेटरी लॉस ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल कैसे? 20% लॉस होता है प्रोड्यूसर्स लेवल पे, 30% लॉस होता है कंज्यूमर लेवल पे, 60% लॉस होता है टॉप कार्निवोरस लेवल पे। तो देखिए, रेस्पिरेटरी लॉस में परसेंटेज ऑफ लॉसिंग ऑफ एनर्जी विल बी इंक्रीज इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी के साथ 10% लॉ दैट वाज गिवन बाय लाइनमैन इन 1942 इज डन। इसके बाद कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ ले जाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग स्टेट। एक टर्म है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं? एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप दिया है, लेकिन कभी कभी स्टैंडिंग स्टेट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडिंग स्टेट क्या है? अमाउंट ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस per unit area at a given time in ecosystem। तो amount of all inorganic substance per unit area at a given time, right, in ecosystem। amount of all inorganic substance, right, in a particular area, in a unit area at a given time in ecosystem। तो जो amount of inorganic material है, amount of inorganic substance है, उसे आप ecosystem कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? उसको आप स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। स्टैंडिंग स्टेट मतलब अमाउंट ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए यूनिट एरिया, दैट यू कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। इसके अलावा स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर जो है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो होती है, अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन टाइम। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है, इसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है, इसे आप स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है, इसे स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। स्टैंडिंग स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट एरिया में, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। और ये जो बायोमास है यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप में, इट कैन बी एक्सप्रेस एज बायोमास पर यूनिट एरिया। इसको बायोमास पर यूनिट एरिया एक्सप्रेस किया जाता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप को एक्सप्रेस किया जाता है एज नंबर ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया में। इसी के अलावा बायोमास कैन मेजर एज फ्रेश वेट। बायोमास को आप एज ए फ्रेश वेट मेजर कर सकते हो, और बायोमास को इवन यू कैन मेजर एज ड्राई वेट। इट कैन मेजर एज फ्रेश वेट, इवन इट कैन मेजर एज ड्राई वेट। तो इसी के साथ स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, 10% लो और फूड वेब इज डन। इसके बाद मेरा अगला टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, लिसन केयरफुली। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्लीज समझिए।
इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए, अगर बात की जाए इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट, उसे आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? दिस इज द graphical representation of various ecological parameters so graphical representation of various ecological parameters up to the successive trophic level। ये बात आपको याद रखनी है, इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की, तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है, उसे आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। ये यहां पे जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है, इट में बी द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट में बी द बायोमास और इट में बी द एनर्जी। तो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में जो यहां पे नंबर्स हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसका बायोमास हो सकता है और उसका जो है एनर्जी भी हो सकता है ट्रॉफिक लेवल पे, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जनरली यहाँ पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो बॉटम्स होते हैं, बॉटम्स में प्रोड्यूसर्स वाला ट्रॉफिक लेवल आता है, प्रोड्यूसर्स ऑक्युपाई करते हैं, और जो अपेक्स होता है उसमें आता है टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर्स। तो इसके बॉटम में प्रोड्यूसर्स आएगा और अपेक्स में टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर को प्लेस किया जाता है इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यहां पे 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। नंबर वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास। सबसे पहले है पिरामिड ऑफ बायोमास। नंबर 2 इज पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड नंबर 3 इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहां पे 3 टाइप्स के पिरामिड्स है, बायोमास पिरामिड्स, नंबर पिरामिड्स एंड एनर्जी पिरामिड्स। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड डिफरेंट बायोमास होता है। उनको आप इन इकोलॉजिकल पिरामिड से शो करते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो लेंथ ऑफ बार है, राइट, जो बायोमास है या फिर जो नंबर्स है या एनर्जी है कि कितनी एनर्जी है या कितना बायोमास है, कितने नंबर है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ बार ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये भी बात आपको याद रखनी है। The amount of ecological parameters either may be the numbers, may be the biomass or may be energy. The amounts of ecological pyramids depend on length of bar। तो जो बार लेंथ होती है, इज दैट क्लियर, उस बार लेंथ पे डिपेंड करती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का अमाउंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। तो पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पिरामिड्स ऑफ नंबर। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो नंबर्स का जो पिरामिड है, नंबर्स का जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, राइट, इसमें जनरली क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एज जनरल इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर हायर इन नंबर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होंगे नंबर में। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए,
ये प्रोड्यूसर्स है या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी आप कह सकते हैं। तो यहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, दीज मे बी लार्जर इन नंबर इन मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम। मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लार्जर इन नंबर, राइट। इसका एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, इससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको नंबर्स के टाइप ऑफ नंबर्स के जो पिरामिड्स है, कितने टाइप्स के पिरामिड्स नंबर होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिर वन बाय वन आई विल डिस्कस। अब अगर हम पिरामिड्स नंबर की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम में तो ऐसे ही देखा जाता है कि वहां पे प्रोड्यूसर्स के नंबर ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंज्यूमर्स के नंबर कम होते हैं और टॉप कंज्यूमर्स के नंबर और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी बिहाफ पे अगर हम देखें पिरामिड्स ऑफ नंबर में, मैं 3 टाइप्स के पिरामिड्स की बात करूंगा। नंबर 1 इज अपराइट पिरामिड, नंबर 2 इज इन्वर्टेड पिरामिड एंड नंबर 3 इज स्पिंडल शेप पिरामिड। तो यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ नंबर्स में 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड है। कितने टाइप के पिरामिड्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। नंबर 1 अपराइट पिरामिड, नंबर 2 inverted pyramid and number 3 spindle pyramid, spindle shape pyramid आप बोल सकते हैं। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले मैं अपराइट पिरामिड की बात कर लेता हूं, राइट। देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अपराइट पिरामिड। देखिए ध्यान दीजिए, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पोर्शन छोड़ दिया है। यहाँ पे अपराइट पिरामिड की हम बात करते हैं। तो अपराइट पिरामिड्स, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, अपराइट पिरामिड्स ऑफ नंबर की अगर हम बात करें, ए मेजॉरिटी ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर आर अपराइट इन मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम, राइट। सच काइंड ऑफ pyramid found in majority of ecosystem, मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम में इस तरह के पिरामिड पाए जाते हैं जिसको अपराइट पिरामिड बोलते हैं, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं। देखिए अपराइट पिरामिड्स में सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फ्यू नंबर ऑफ हर्बीवोरस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर्बीवोरस फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दीज आर दी लार्जर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड दीज सपोर्ट टू दी फ्यू नंबर ऑफ हर्बीवोरस। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? तो यहां पे इन सच इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स जो होते हैं लार्जर इन नंबर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। अपराइट की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होंगे। प्रोड्यूसर्स के बाद, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको आप हर्बीवोरस बोलते हैं। ये लार्जर इन नंबर होते हैं एंड सपोर्ट टू फ्यूअर हर्बीवोरस। A very few numbers of herbivores को ये सपोर्ट करते हैं। Are you getting? Producers, producers के बाद herbivores, next level पे कौन आएंगे? Herbivores. Suppose that these are the, कुछ यहाँ पे certain numbers हो सकते हैं, कुछ भी आप XYZ कंसिडर कर सकते हैं, मिलियन ऑफ नंबर्स कंसिडर कर लो आप। यहाँ पे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। अब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, दिस प्राइमरी प्रोड्यूसर सपोर्ट टू a very few number of herbivores, यानी कि herbivores जो कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर है। पीसी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। एंड ये जो herbivores है, these will support to very few carnivores. Is that clear to all of you? Very few support to very few carnivores. यहां पे
ये बहुत ही फ्यू कार्निवोरस को सपोर्ट करते हैं, दी सपोर्ट टू वेरी फ्यू कार्निवोरस। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में, वैसे वैसे यहाँ पे जो बार लेंथ है वो कम होती जाएगी पिरामिड्स में। पिरामिड्स का कैरेक्टर होता है नीचे से वो जो है ब्रॉड होता है और ऊपर से नैरो होता चला जाता है। इज दैट क्लियर? नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो। तो जैसे जैसे आप सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो बार की लेंथ है वो कम होती जाएगी। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे सपोर्ट टू वेरी फ्यू कार्निवोरस, इज दैट क्लियर? एंड दीज कार्निवोरस support to top carnivorous, support to very few number of top carnivorous, है ना? तो इसके बाद इस तरीके से एक कार्निवोरस दूसरे कार्निवोरस को सपोर्ट करेगा, है ना? इस तरीके से पिरामिड चलता रहेगा, ठीक है? सपोर्ट टू वेरी फ्यू टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर आप बोल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, ये कार्निवोरस हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर सबसे सपोज दैट वेरी फ्यू राइट टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस को ये सपोर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? बट टॉप कार्निवोरस जो होते हैं वो बाकी सबकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जनरली टॉप कार्निवोरस कैन नॉट एक्ट एज प्रे, उसको कोई नेचर में फीड नहीं करता है। टॉप कार्निवोरस की ये खास बात होती है, इसलिए वो सबसे कम होते हैं नंबर्स में, राइट? क्योंकि उनके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। आर यू गेटिंग नोट? तो टॉप कार्निवोरस जो होते हैं कैन नॉट बी एक्ट एज प्रे इन नेचर, क्योंकि उनको कोई नहीं खाता। दे कैन नेवर बी ईटन बाय एनी अदर लाइफ, एनी अदर ऑर्गेनिज्म। वो कभी भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा नहीं खाए जाते हैं, तो इसलिए ये कभी भी प्रे नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी प्रे इन नेचर। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो टॉप कार्निवोरस है कैन नॉट एक्ट एज प्रे, वो कभी भी प्रे की तरह एक्ट नहीं करते हैं इन नेचर और इन एनी इकोसिस्टम। तो ये हो गया आपका अपराइट पिरामिड नंबर 1। अपराइट पिरामिड में सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। वी सपोर्ट टू फ्यू नंबर्स ऑफ हर्बीवोरस एंड हर्बीवोरस सपोर्ट टू वेरी फ्यू नंबर ऑफ कार्निवोरस, एंड दीज वेरी फ्यू नंबर ऑफ कार्निवोरस फर्दर सपोर्ट टू वेरी फ्यू नंबर ऑफ top carnivorous, and top carnivorous cannot be act as prey in nature or ecosystem. Is that clear? And they will be very fewest in number. अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम नंबर्स किसके होंगे अपराइट पिरामिड में, तो आपको याद रखना है टॉप कार्निवोरस। Is that clear? इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अपराइट जो पिरामिड देखे जाते हैं नंबर्स के, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड डेवलप होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अपराइट पिरामिड ही डेवलप होता है, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। उसके बाद बात करते हैं सेकंड इज, जो अगला है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो सेकंड बात करते हैं हम इन्वर्टेड पिरामिड्स की। ये कुछ पिरामिड्स ऐसे भी होते हैं जो इन्वर्टेड हो सकते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड्स भी देखे जाते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली, राइट? So next is inverted pyramid that I am going to discuss. तो अगला जो है वो है इन्वर्टेड पिरामिड। So next I am going to discuss about inverted pyramid. तो देखिए अगला है इन्वर्टेड पिरामिड।
पिरामिड्स ऑफ नंबर्स में इन्वर्टेड पिरामिड भी देखे जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इन्वर्टेड पिरामिड, मैंने बताया आपको कौन सा पिरामिड, मैंने बताया आपको अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे पिरामिड भी एग्जिस्ट करते हैं जो इन्वर्टेड होते हैं। इज दैट क्लियर? इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मे बी वेरी फ्यू, बट द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर may be very high. Are you getting or not? Such kind of pyramid will be inverted pyramid. Generally, upright pyramid में प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, these are very larger in number. लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें in inverted pyramid very few number of, suppose that very few number of producers, or you can consider as a tree, as a one tree, very few number of producers support to large number of primary consumer, and primary consumer will support to a very large number of secondary consumer, and so on. तो यहाँ पे in case इन्वर्टेड पिरामिड डेवलप हो जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। पैरासाइटिक फूड चेन में कुछ ऐसा ही देखा जाता है, राइट? यू कैन कंसीडर द पैरासाइटिक फूड चेन। फॉर एग्जांपल, यहां पे इन्वर्टेड पिरामिड में सपोज दैट एक पर्टिकुलर ट्री है। एक पर्टिकुलर ट्री पे काफी सारे बर्ड्स सरवाइव करते हैं। जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स हैं, दे फीड ऑन ए ट्री। वो एक ट्री के ऊपर डिपेंड है। इज दैट क्लियर? तो एक ट्री के ऊपर काफी सारे बर्ड्स डिपेंड है, तो ट्री क्या है? वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इज दैट क्लियर? और बर्ड्स क्या है? वहां पे वो प्राइमरी कंज्यूमर है। अब उन बर्ड्स को फीड करते हैं, उन बर्ड्स पे कुछ पैरासाइट्स होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स कैन बी देयर। दीज कैन बी द लाइस, दीज कैन बी द बग्स, दीज कैन बी टिक्स। इज दैट क्लियर? विच फीड ऑन दीज फ्रूगीवोरस बर्ड्स। तो यहाँ पे फ्रूट कंज्यूम करने वाले बर्ड्स को फ्रूगीवोरस बर्ड्स कहते हैं। अब यहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। तो देखो ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इन्वर्टेड पिरामिड है। दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, इस तरीके से। तो इन दिस केस, इन पैरासाइटिक फूड चेन क्या होगा? ए ट्री फीड बाय फ्रूगीवोरस बर्ड्स। फ्रूगीवोरस बर्ड्स का मतलब जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं। फ्रूगीवोरस बर्ड्स फीड ऑन ट्री, राइट? एंड फ्रूगीवोरस बर्ड्स जो है वो फीड ऑन ट्री। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे फ्रूगीवोरस बर्ड्स पे क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, हो सकते हैं लाइस हो सकते हैं, बग्स हो सकते हैं, टिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैरासाइटिक फूड चेन हो गई। तो पैरासाइटिक फूड चेन का जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बात करते हैं स्पिंडल पिरामिड की। मैंने बताया 3 टाइप्स के पिरामिड्स, नंबर ऑफ पिरामिड्स होते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3 इज स्पिंडल पिरामिड। अगर स्पिंडल पिरामिड की हम बात करें तो स्पिंडल पिरामिड में क्या होता है कि यहां पे वेरी फ्यू नंबर ऑफ, इज दैट क्लियर? यहां पे स्पिंडल पिरामिड में स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल पिरामिड का एक एग्जांपल मैं बताता हूं। सपोज दैट ए पर्टिकुलर ट्री, यहां पे एक पर्टिकुलर ट्री है एंड उस पर्टिकुलर ट्री पे फीड करते हैं कुछ बर्ड्स, राइट? दीज में बी द लीव्स ईटिंग बर्ड, दीज में बी द फ्रूट्स ईटिंग बर्ड, एंड दीज में बी द एनीथिंग, राइट? वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। यहां पे सपोज दैट एक पर्टिकुलर ट्री हो गया। अब इस ट्री पे कुछ बर्ड्स फीड करते हैं और उन बर्ड्स को फीड करता है ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ हॉक्स इन दैट एरिया। मतलब कुछ छोटे चिड़िया हैं, वहां पे स्पैरो है। सपोज दैट आपने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे स्पैरो है, तो एक ट्री पे कुछ स्पैरो फीड करती है और स्पैरो को हॉक फीड कर जाता है। देखिए इस पिरामिड की जो शेप है वो कैसी है? स्पिंडल शेप पिरामिड है यहाँ पे। तो दिस इज स्पिंडल पिरामिड। स्पिंडल पिरामिड ये भी पिरामिड ऑफ नंबर में ही आता है। इसका एग्जांपल, राइट? जैसे इफ ए पर्टिकुलर ट्री फीड बाय द sparrow,
and sparrow feed by the some hawks in that area. तो यहाँ पे देखो इस टाइप का पिरामिड डेवलप हो जाएगा. तो पिरामिड ऑफ नंबर मे बी द अपराइट, मे बी द इन्वर्टेड एंड मे बी द स्पिंडल से. So this is all about pyramid of number. Now I am going to discuss about pyramid of biomass. So listen carefully about the pyramid of biomass that I am going to discuss here now. तो अगला है pyramid of biomass. My next topic is pyramid of biomass की बात कर रहा हूँ मैं. देखिएगा प्लीज. Next is pyramid of biomass. तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं. देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास. तो पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करें तो बायोमास पिरामिड में जनरली देखा जाए तो यहाँ पे जो बायोमास के पिरामिड्स होते हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं. ये अपराइट पिरामिड भी हो सकता है और ये इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है. तो याद रहे पिरामिड ऑफ बायोमास में इट मे बी अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास और इट मे बी इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. तो बात करते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास की. अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास. अगर हम बात करें अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास की तो यहां पे अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास में जनरली यहां पे प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, एज कंपेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर और एज कंपेयर टू टर्शरी कंज्यूमर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जनरली इस टाइप के राइट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जनरली इन्वर्टेड ये अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास पाए जाते हैं. यह बात आपको याद रखनी है. राइट इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स विल बी हायर देन प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन. यहां पे बायोमास of producers larger than consumers. कंज्यूमर्स के बायोमास से ज्यादा बायोमास होता है प्रोड्यूसर्स का. ये बात आपको याद रखनी है. बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स लार्जर देन द बायोमास ऑफ कंज्यूमर. आर यू गेटिंग? इसका एग्जांपल जितने भी ए मेजॉरिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लाइक ग्रासलैंड इकोसिस्टम आप कंसीडर कर सकते हैं. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड देखा जाता है. यानी कि बायोमास ज्यादा होगा इस तरीके से. अगर वहां पे बायोमास ज्यादा है प्रोड्यूसर्स का तो बायोमास यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस. तो इस तरह का पिरामिड आएगा. ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टॉप कार्निवोरस या टर्शरी कंज्यूमर. राइट. तो यहाँ पे बायोमास सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम. एनसीईआरटी में पिरामिड्स दिए हैं, आपको अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, बहुत आसान है. आर यू गेटिंग और नो? इसके बाद बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड की. इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Inverted pyramid of biomass is generally found in aquatic food chain. जो aquatic इकोसिस्टम है उसमें इन्वर्टेड बायोमास पाया जाता है. इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे पॉसिबल है?
in aquatic ecosystem having inverted pyramid of biomass. कैसे? Suppose that यहां पे a very less number of प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और फाइटोप्लैंक्टन्स आप बोलते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन्स डिपेंड करते हैं, राइट, ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन्स डिपेंड करते हैं। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का मैं बायोमास का पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन्स और इन लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन्स पे डिपेंड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कार्निवोरस फिश। तो यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बहुत कम है। किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में खासकर ओशन में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स आर वेरी लेस इन नंबर। फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम है। अब आप ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम है तो ये जो जूप्लैंक्टन्स है, ये इतने सारे जो जूप्लैंक्टन्स है, ये जूप्लैंक्टन्स का जो हायर बायोमास है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? If there are phytoplanktons having, there is very less biomass of phytoplanktons than a large biomass of zooplankton, how can produce? अगर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होगा तो जू प्लांट्स तो सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड कर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जू प्लांक्टन्स का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। वहां पे जू प्लांक्टन भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। अगर सारे एक बार में फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड कर जाते हैं तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स को अगर सारे फीड कर जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो खत्म ही हो जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि उनका बायोमास कम है। और इतना बड़ा बायोमास यानी कि इतने सारे जू प्लांक्टन्स इतने से फाइटोप्लैंक्टन्स पे अगर फीड करेंगे तो ऑब्वियस है कि उनके उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स विलुप्त हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियरेंस हो जाएगी उनकी। बट ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक रीजन ये है, एक चीज मैं आपको बता दूं। यहां पे सपोज दैट अगर मैं फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करूं तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट। और ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में ये लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्लांक्टन जो है सेवरल जनरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करता है। इज दैट क्लियर? एक पर्टिकुलर जू प्लांक्टन जिनका लाइफ स्पैन फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा है। फाइटोप्लैंक्टन जो है रैपिडली ग्रोथ करते हैं, रैपिडली उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन का फास्ट रेट से होता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, उनमें जनरेशन जो है बढ़ती जाती है। तो जो प्लांक्टन जो है एग्जैक्टली नंबर ऑफ जनरेशंस को फीड करता है। अगर उसका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ जनरेशन ज़्यादा बनेगी तो जू प्लांक्टन्स के लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? इसलिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड पिरामिड पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं पॉसिबल हो पाता। तो याद रहे यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में है। और यहाँ पे ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे जो जू प्लांक्टन्स होते हैं फीड ऑन सेवरल जनरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। सेवरल जनरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड कर जाते हैं जू प्लांक्टन्स। वहीं अगर हम लार्ज फिश की बात करें, फिश जो है ऑल्सो फीड ऑन सेवरल जनरेशन ऑफ जू प्लांक्टन्स। उसका लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन इससे ज्यादा होगा, इसका लाइफ स्पैन इससे ज्यादा होगा, इसका लाइफ स्पैन इससे ज्यादा होगा, इसका लाइफ स्पैन इससे ज्यादा होगा। तो यहां पे ऐसे ही यहां पे इन दिस केस फिश ऑल्सो फीड ऑन सेवरल जनरेशन ऑफ जू प्लांक्टन। तो इसलिए यहां पे इन्वर्टेड पिरामिड पॉसिबल है कि जो फिश है यहां पे ऑल्सो फीड ऑन सेवरल जनरेशन ऑफ जू प्लांक्टन्स। जैसे जू प्लांक्टन्स फीड करते हैं सेवरल जनरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स पे,
ऐसे ही जो फिश होती हैं वो फीड ऑन सेवरल जनरेशन ऑफ राइट जू प्लैंक्टन। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इनकी भरपाई इसी तरीके से होती है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर है, बट ये रैपिडली रिप्रोडक्शन करते हैं और वहाँ पे जो इनके जो टॉप लेवल के सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी सेवरल जनरेशन को फीड कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ द लास्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए, अगर बात की जाए पिरामिड ऑफ नंबर्स की, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पिरामिड्स ऑफ नंबर नहीं, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रहा था, गलती से नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज ओनली एंड ओनली दैट इज ओनली अपराइट पिरामिड, ऑलवेज। पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑल इकोसिस्टम्स में हमेशा अपराइट होता है। यहां पे 10% लो एप्लीकेबल है, आपके साथ में डिस्कस कर चुका था लास्ट क्लास में, क्योंकि अगले ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है और 90% एनर्जी जो है वो अदर एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन एंड लाइक अदर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी उसमें इस्तेमाल हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज अपराइट। तो याद रहे, पिरामिड ऑफ एनर्जी की खास बात यह है, बाकी पिरामिड्स की तरह नहीं है, दिस इज ऑलवेज अपराइट। ये हमेशा एक अपराइट पिरामिड ही रहता है, दिस इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा एक अपराइट पिरामिड की तरह काम करता है, दिस इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड। और इन दिस केस बिकॉज only 10% energy transfer to successive trophic level। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। अगर 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे तो क्या होगा, तो पता ही है आपको, पिरामिड अपराइट ही होगा। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पे ये ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये यहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, इनके पास कितनी एनर्जी है, सपोज दैट इसके पास 10,000 जूल एनर्जी है। इसका सिर्फ 10% ही अगली जनरेशन में, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% विल बी राइट ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे 10,000 का 10% कितना हुआ, 1000 जूल। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में 1000 जूल जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 1000 का 10% यानी कि 100 जूल विल ट्रांसफर इन सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद टॉप कार्निवोरस और टर्सरी कंज्यूमर्स में 100 जूल का ओनली 10 जूल। तो यहाँ पे अगर आप देखो एनर्जी पिरामिड की बात करें तो एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। इसी के साथ इकोलॉजिकल पिरामिड इज कंप्लीट। दिस इज वेरी इजी टॉपिक। इकोलॉजिकल ऑफ बायोमास, इकोलॉजिकल ऑफ नंबर्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ बायोमास, इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये 3 टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं। ये एक बार आपको रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं अच्छे से, ये पिरामिड्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मेरा जो अगला टॉपिक है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दैट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।